वैसा तो हमारे जो फिजिकल के चैप्टर थे ना वो लगभग खत्म हो गए। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स, ठीक है, तो जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह थे, ये सारी चीजें। नाउ जो रिक्वायरमेंट आपको है फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, वो है एक तो थ्योरी, ओके, या रिकॉर्डिंग। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग एक बार क्रॉस चेक करना, जिस चैप्टर की रिकॉर्डिंग ना हो तो मुझे एक बार सिर्फ बता देना ग्रुप पे, मैं डाल दूंगा, ठीक है। शायद बीच में एक दो शायद मिस हो गए हैं, मुझे याद नहीं है, तो एक बार तो उतना सिर्फ क्रॉस चेक कर लेना। एक तो ये तो थ्योरी का हो गया। सेकेंड वन, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये चाहिए फॉर्मूला बुक, वो भी मैंने आपको दे दी, किसी को नहीं मिली होगी तो बता देना, फिर से डाल दूंगा, कोई इशू नहीं। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर है तो मुझे बता दो, न्यूमेरिकल वगैरह कम है तो बता दो, जो चाहे वो बुक मेरे पास अवेलेबल है, मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो फिजिकल के बारे में तो ये है जितना हो सकता है, एमसीक्यू पे ध्यान दो। एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथमेटिकल स्टेप्स को हैंडल करने में आती है, ठीक है, और एमसीक्यू में गलती से भी यूनिट को नज़रअंदाज मत करना। ये दो मेन प्रॉब्लम आपको आती है पूरे नीट के बैच को, और इसका सॉल्यूशन सिर्फ मुझे एक ही दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे वो कम होते जाते हैं एरर्स, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन मैंने जो देखा है अभी तक वो, तो एमसीक्यू ट्राई करो सॉल्व करने का, कैलकुलेटर लेके बैठो लेकिन ट्राई करो, ओके। तो ये था फिजिकल के लिए जो खत्म हो गया। नाउ मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इनऑर्गेनिक, हाँ, अब यहाँ पे मैं पहले बता दूँ इनऑर्गेनिक में कैसे रहता है। फिजिकल में बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं, मतलब आप फॉर्मूला को पकड़ो तो वेरिएशंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, टेस्ट भी ले लेंगे ना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, नो इशू, टेस्ट ले लेंगे, ओके। सो इसके लिए फिजिकल के लिए फॉर्मूला को पकड़ना पड़ता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक के लिए ना कंसेप्ट को पकड़ना पड़ता है। मैं रीजन बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एग्जामिनर हो हमारी और से अगर आप सोचोगे ना, तो कोई भी टीचर हो वो कितना भी टफ क्यों ना हो, वो ज्यादा क्वेश्चन निकाल नहीं सकता इनऑर्गेनिक में, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्वेश्चन निकालना है तो यहीं से निकालेगा ना, कहीं और कहाँ से निकालेगा, नहीं निकाल सकता। या एस ब्लॉक में से क्वेश्चन निकालना है तो इतना तो है, एस ब्लॉक है ही क्या उसमें ज्यादा। तो पॉइंट को समझो, इनऑर्गेनिक में ज्यादा वेरिएशन कर ही नहीं सकते, कोई टीचर ज्यादा वेरिएशन कर नहीं सकता, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन एक या दो पूछ सकता है, उसके आगे मतलब इतने कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं बहुत बार क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के। हाँ, तो ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, फोकस करना इस चीज को। फिजिकल में न्यूमेरिकल्स रिपीट नहीं होंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक में कंसेप्ट या क्वेश्चंस हर बार रिपीट होंगे ही होंगे, ओके। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्लोरीन की पूछेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे ब्रोमीन की पूछेंगे या कार्बन की पूछेंगे, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या बाकी की चीजें, मेटेलिक प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं है, रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्या नहीं है, लेकिन सिर्फ एलिमेंट चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो इनऑर्गेनिक में बहुत बड़ा एडवांटेज स्टूडेंट्स को रहता है, हमेशा इस चीज को याद रखना, ठीक है। स्टूडेंट्स का एडवांटेज रहता है इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में टीचर को रहता है, ऑर्गेनिक में टीचर को रहता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में नहीं रहता, ओके। सो एस ब्लॉक, तो पहले जो दो ग्रुप है उसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, ओके। सो अगर ग्रुप के हिसाब से बात करें तो इसको हम फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए भी बोलते हैं, नहीं तो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, ओके। जनरल लैंग्वेज में फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप, ये वाला। नाउ हाइड्रोजन की पोजीशन तो हमने देख ली कि ये फिक्स पोजीशन नहीं है, तो इसको कभी यहाँ पे भी प्लेस करते हैं, कभी यहाँ पे भी प्लेस करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन को अगर हम निगलेक्ट कर दे इस लिस्ट से निकाल दे, तो लिथियम सोडियम, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। नाउ इस ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक जो भी एलिमेंट्स है, ये दे आर प्योरली मेटल इन नेचर, ठीक है, ये मेटल्स होते हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल में कोई एग्जैक्ट मेटल नहीं है, किसी को हम मेटल नहीं कहते, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है,
एंड दे आर मेटलॉइड्स, ठीक है, ये जो बीच में है, तो मेटल सिर्फ इतने हैं, फर्स्ट सेकेंड, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होती, बाकी इनकी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, इनकी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, इनकी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, ठीक है। ये और एक चीज, और ये वैसे तो याद रखने के लिए बहुत इजी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ गलती ये होती है कि समझ में नहीं आता कि मैग्नीशियम एंड आयरन के बीच में डिफरेंस। मैग्नीशियम एक प्योर मेटल है, वेरस आयरन या एमएन ले लो या आयरन ले लो, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है, प्रॉपर्टी मेटल की तरह होगी, मेटल की 100% मेटल की तरह नहीं होगी, ओके, मेटल की तरह होगी, लेकिन मैग्नीशियम की मेटल की तरह होगी, मतलब मैग्नीशियम मेटल है खुद, तो उसकी प्रॉपर्टी एक परफेक्ट रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स, इलेक्ट्रॉन कभी लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट जो है ना समझने के लिए वो एस ब्लॉक है, ठीक है। तो एक दिमाग में फिक्स रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहती है, उनकी टेंडेंसी फिक्स है, गोल फिक्स है उनका। सो फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज अल्कली मेटल्स, ये वाला, एंड सेकेंड वन अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इनको नाम दिया गया है। और याद रखने के लिए भी हम कैसे याद रखना है, हेलिना की रब से फरियाद, एंड बेटा मांगे कार स्कूटर 12, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ये है याद रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट वॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, फर्स्ट ग्रुप में अगर कोई होगा तो आउटर मोस्ट शेल में एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर सेकेंड ग्रुप में होगा तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लिथियम का देखो 1s2 2s1, देन 3s1 4s1 5s1 एंड सो ऑन, ये देखो 6s1 एंड 7s1, ये ऐसे यहाँ पे भी 2s2 3s2 4s2 5s2, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल में शायद कुछ लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, तो यहाँ पे देखो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है 2 है ना, ठीक है, तो ये हमें सीरीज का नंबर बताता है, मतलब ये 2 है। या फिर ये देखो पोटेशियम कितना है, 4 है ना, तो देखो पोटेशियम 4 सीरीज में आएगा, देख लो यहाँ पे पोटेशियम 4 सीरीज में है। तो जो प्रिंसिपल नंबर रहता है ना हमारा लास्ट में 4s 5s, ये हमें सीरीज भी बताता है, ये कौन से सीरीज में होगा, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें ग्रुप बताता है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो तो आपको सीरीज भी पता चलती है एंड ग्रुप भी पता चलता है उस चीज का, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ एस के लिए नहीं, अगर पी के लिए भी कुछ भी निकाल लो आप, तो भी सेम चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सपोज कार्बन है 1s2 2s2 एंड 2p, 2s2 एंड 2p कितना रहता है, 2 रहता है, 4 2, ओके। सो 2 है ना, 2 2 4, 1 2 3 4, फोर्थ ग्रुप, सीरीज देखो 2 है ना, तो सेकेंड सीरीज में ये होगा, है सेकेंड सीरीज में, तो ऐसे हम सीरीज भी निकाल सकते हैं, ओके। सो यहाँ से हम सीरीज भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकाल दो तो। नेक्स्ट वन, ये जनरल ट्रेंड है जो हमें आज देखने हैं, एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन रेडियस, ये पूरा एक ही इसमें जानबूझ के रखा है, या मैं शायद चाहूँ तो लास्ट में आपको बता दूँ। पीरियोडिक ट्रेंड हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ पे जो था पीरियोडिक ट्रेंड में सेम है, पीरियोडिक ट्रेंड का जो चैप्टर है उनकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिस्ट की गई है एज पर पीरियोडिक टेबल, ओके। सो मैं सिर्फ एटॉमिक रेडियस 1 बाय 1 लेता हूँ। एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें तो टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, ओके, मतलब ये एरो जहाँ पे है ना वहाँ पे इंक्रीज होता है, तो ये ऐसे इंक्रीज होता है। रीजन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, ओके, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, रीजन है शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब लास्ट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे एटॉमिक साइज छोटी है, ओके। सो यहाँ और यहाँ पे एटॉमिक साइज सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे छोटी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ से भी देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है और यहाँ पे सबसे कम है इस रीजन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहा था, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे कम, ओके। एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब टू अट्रैक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाहर का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस में ज्यादा होती है, तो इस एरिया में ज्यादा है, इस एरिया में कम, तो सेम ट्रेंड है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर देखो इस साइड में सबसे ज्यादा है, ओके, और इस साइड में भी डाउन द ग्रुप सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। और यहाँ पे सबसे वीक है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अपोजिट, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे सबसे कम। ओके, तो ये कुछ पीरियोडिक टेबल में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी जो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से रिप्रेजेंट किए गए हैं इस फोटो में। ओके, सो अब वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन वाज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं? जब भी कोई कंपाउंड हम वाटर में डालते हैं, ओके, सो सपोज H2O वगैरह सॉल्वेंट ले लिया हमने एंड इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट डाल दिया। तो सॉल्ट डालने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट को घेर लेते हैं, उसके सरफेस पे जाके पहले तो एब्सॉर्ब होते हैं एंड देन उसको ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, डिजोल्व करने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे अगर वो डिजोल्व हो गया, डिजोल्व होने के बाद Na+ के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर रहते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन। वो टेक्निक अलग, डिजोल्व होने के बाद जो होता है वो सॉल्वेशन, डिजोल्व होने से पहले जो होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इन दिनों में, मतलब बारिश के दिनों में, नमक आप हाथ में लोगे तो वो थोड़ा सा गीला हमें दिखाई देता है ना, गीला लगता है। क्यों गीला लगता है? क्योंकि उसके क्रिस्टल के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हो जाते हैं, ओके, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन। सो ये वाटर मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होते टाइम भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है और उसी एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सो हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा एच की, व्हेन 1 मोल ऑफ आयन अंडरगो हाइड्रेशन। किसके आयन? सॉल्ट के, मतलब जिसके बारे में हम बात करें, KCl KBr जो भी हो, उसके 1 मोल अगर रिएक्शन में जा रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। सो ये तो हो गया एक सिंपल सा लॉजिक। नाउ हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड है? तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड रहती है, और दो फैक्टर्स को मर्ज करें तो एक फैक्टर निकल के आता है, चार्ज डेंसिटी कहते हैं हम इसको। हालांकि आपके किसी भी सिलेबस में चार्ज डेंसिटी ये वर्ड नहीं है, चलो लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, कोई भी मेटल, मतलब कोई भी एलिमेंट, सपोज ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा सा क्रिस्टल है, ओके। अब वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें उसमें भी एक ही पॉजिटिव चार्ज है। अब वाटर मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पे अट्रैक्ट होना है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज लेकिन छोटे एरिया में है ना, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, ओके। वेयर बड़े एरिया में एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ओके। सो फर्स्ट चीज, मतलब यहाँ पे देखो दो चीजें अफेक्ट करती है, एक तो साइज एंड सेकंड वन चार्ज, राइट। अगर ये शेप इसके 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, तब इसकी और इसकी बराबरी होती। आप लॉजिक समझ रहे हो ना, जिसको मैं कहता हूँ चार्ज डेंसिटी, ओके। सो बेसिकली दो फैक्टर्स, एक तो साइज एंड सेकंड चार्ज। तो यहाँ पे आप चार्ज देखो, सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? तो जिसपे ज्यादा, मतलब अब चार्ज तो मैटर नहीं करेगा क्योंकि चार्ज सबसे सब जगह पे सेम है, तो साइज मैटर करेगा, ओके। जहाँ पे साइज कम है, लिथियम की साइज सबसे कम रहती है इस ग्रुप में, जहाँ पे साइज कम है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत इजीली अट्रैक्ट होंगी, ओके, इजीली अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे बाहर जाएगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि लिथियम बहुत इजीली वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उसका जो रीज़न है उसको समझो, उसका रीज़न है पॉजिटिव चार्ज एक एंड सेकेंड साइज। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज सेम है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया लिथियम या मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पे 2+ होता है, लिथियम पे +1 होता है, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम को प्रेफरेंस देंगे, राइट। तो दोनों भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये हो गया लिथियम के बारे में। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन मेटल आयन डिक्रीजेस with increase in ionic size. Ionic size increases, hydration energy decreases. Yellow has maximum degree of hydration, and for this reason lithium salts are mostly hydrated. तो यहाँ पे लिथियम के सारे सॉल्ट्स ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया था 2017 में। आयनिक देखो, अभी क्वेश्चन देखो, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन इज लोवेस्ट बोला है, लोवेस्ट व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अब चीज़ों को समझो, हाँ,
देखो अभी हमने क्या देखा, लिथियम जो है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता है। ओके, तो जब भी हम मोबिलिटी देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगेन चार्ज डेंसिटी फैक्टर अफेक्ट करता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सपोज निगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रोड है, लिथियम की साइज छोटी है और पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एडसर्ब होते हैं। तो इतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल एडसर्ब होते हैं कि ये बहुत बल्कि हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, लिथियम, रीजन क्या है, चार्ज डेंसिटी उसका रीजन है। ठीक है, अब इस केस में इसको मूव होना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि ये अकेला नहीं मूव हो सकता। वाटर में ये अकेला नहीं मूव होता, उसके साथ ये पूरा बंच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर उसी जगह पे दूसरे एलिमेंट्स रहते, आरबी एलिमेंट रहता, तो ये बड़ा है लेकिन इस पे चार्ज एक ही चार्ज है ना, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे नहीं होते। ठीक है, तो ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। इसको रोकने वाला है वाटर। ये थोड़ा सा भी आगे मूव करेगा तो यहाँ पे जो वाटर होंगे वो यहाँ पे और चिपक जाएंगे या उसको अट्रैक्ट करेंगे, रोकेंगे। आप पॉइंट समझ रहे हो इसको? ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी चार्ज डेंसिटी पे ज्यादा डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज लोवेस्ट, सबसे कम है। ओके, तो उसका आंसर ऑब्वियसली लिथियम है। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लिथियम की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और रीजन ये लगता है कि एटॉमिक साइज छोटी है तो बहुत फास्ट मूव होगा। लेकिन वैसे नहीं होता, चार्ज डेंसिटी अफेक्ट करता है, सिर्फ साइज नहीं। चार्ज डेंसिटी का मतलब डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। मैं जब चार्ज डेंसिटी की बात करता हूँ तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम याद रखना। ठीक है, तो बच्चे तो यहाँ पे चार्ज को तो देखते हैं, मतलब ये वॉल्यूम को, कंसेप्ट को है ना, उल्टा समझते हैं। ठीक है तो इस चीज को एक याद रखना, और ये वेल नोन रिसेंट एग्जांपल है इसका 2017 का। तो मुझे पहले ये बताओ, आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई क्या? मैं जब चार्ज डेंसिटी बोल रहा हूँ ना, चार्ज डेंसिटी एंड मूवमेंट, ये क्लियर हो गया क्या? यस और नो? Sir, means hydration energy is inversely proportional to mobility of ions. नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब अलग है। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब क्या होता है अपने सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल एडसर्ब होते टाइम जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड है, नो इशू, राइट। लेकिन मोबिलिटी के टाइम पे दो फैक्टर्स फिर से अफेक्ट करते हैं, वो चार्ज डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट इसकी मोबिलिटी पे हो। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल को बहुत इजीली अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो मूवमेंट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, मतलब आप इन दोनों को अट्रैक्ट, ये कोरिलेट नहीं कर सकते इस चीज़ को। आपको अगर मोबिलिटी फाइंड आउट करनी है, आयनिक मोबिलिटी, तो आपको चार्ज डेंसिटी देखनी पड़ेगी जो आपको आयंस दिए है उसकी। लेकिन आप ये रूल यूनिवर्सल मत लगाना, क्योंकि अभी तक से देखो आप सिर्फ 12th में हो तो इनऑर्गेनिक आपको पूरा नहीं पढ़ाया जाता। तो जहाँ तक लिथियम पोटेशियम की बात है ना, तो यहाँ पे चलो ठीक है, आपको मोबिलिटी इसकी पूछी जाएगी तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी देखेंगे। लेकिन ये सेम फैक्टर आप मैग्नीशियम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं क्या? सॉरी, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज के लिए, एमएन के लिए। एमएन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 से लेके +7 रहती है, तो आयनिक मोबिलिटी सेम रहेगी क्या? नहीं ना। या फिर हाइड्रेशन एनर्जी सेम रहेगी क्या? नहीं ना। तो ये फैक्टर्स बहुत डीप में जाओगे तो इतना समझो कि ये कोरिलेट नहीं होता। सिर्फ इतना ही कोरिलेट होता है, आपको अगर मैग्नेट मोबिलिटी पूछी जाए तो डेंसिटी पे फोकस करना, चार्ज डेंसिटी जो भी ऑप्शन दिए वो। ओके, और अगर ये भी पूछा जाए तो भी चार्ज डेंसिटी पे फोकस करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ना। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस और नो, कि थोड़ा सा और डिटेल में बता दो विद एग्जांपल? अच्छा, समझा। देखो कैसे है ना, अभी पूरा है ना, आपको क्वेश्चंस भी डालते हैं तो थोड़ा सा संभल संभल के डालना पड़ता है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक है, सो केमिकल रिएक्शंस वगैरह तो होंगे ही होंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शंस के रूल्स जो मैं दूंगा, जो 12th के चैप्टर में मैं स्टार्ट करूंगा, 12th के चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के रूल दूंगा, क्योंकि 11th में केमिकल रिएक्शंस है लेकिन उतने ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, बेसिक रिएक्शंस है। तो 11th में हम पढ़ाते भी नहीं और आपको ज़्यादा रिएक्शंस भी नहीं रहते। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक के जो मेरे रूल्स है बेसिकली, वो आपको 12th के चैप्टर जब स्टार्ट होंगे तो आपको मिल जाएंगे।
ओके, सो रिएक्शन टूवर्ड्स एयर। तो एयर में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2। तो यही एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, लिथियम, सोडियम या कोई भी मेटल, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की। और एयर में बैठा हुआ सिर्फ ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जो इजीली रेडीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। रीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। वो चाहता है कि -2 में कन्वर्ट हो। -2 में कन्वर्ट मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है और उसके लिए देने वाला कोई तो चाहिए। तो ये सारे मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये सारे मेटल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इजीली कोरोजन में चले जाते हैं। ओके, सो लिथियम उसका ऑक्साइड बनेगा। हाँ, कौन सा ऑक्साइड बनेगा ये आपको ढूंढना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, सारे कंपोनेंट्स की होगी। कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं लेकिन आपको वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो, ये तो बाय रूल था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे Na2O2 बना दिया, पेरोक्साइड बनाया इसने, ये नहीं बनाया Na2O। ये भी बनता है लेकिन बहुत रेयर बनता है। मोस्ट ऑफ द फेवरेबल कंपाउंड जो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलता है वो यही मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को। यहाँ पे भी सुपर ऑक्साइड। अब ये, हाँ, अब सुपर ऑक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है, ये भी धीरे धीरे हम बता देंगे, टेंशन मतलब उस चीज़ को। तो ये बाकी के जो एलिमेंट्स है वो सुपर ऑक्साइड बना देते हैं। सारे कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेंडेंसी है रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में जाने की, वो ऊपर ज़्यादा है और जैसे जैसे नीचे जाओगी वो टेंडेंसी कम होती जाती है। ओके, नाउ ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फाइंड आउट कैसे करोगे? तो सिंपल सा लॉजिक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। थेरोटिकल, गलत आ गई तो भी चलेगा लेकिन कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -2 आएगा जो कि ऑक्साइड है। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो -1 आएगा जो कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की रहती है, ओके। और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इट बिकम्स -1/2। लॉजिकली 1/2 होती नहीं है लेकिन थ्योरेटिकल अगर कैलकुलेट करो तो -1/2 आ रही है, ठीक है। मतलब पूरी 1 भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ये भी मैं बता दूं, ये डबल बॉन्ड O O एंड यहाँ पे एक बॉन्ड रहता है मेटल के साथ, इसलिए ये हाफ वगैरह आती है, ठीक है। लेकिन इतना समझो कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बहुत ही कम रहती है, मतलब ये 0 से ज़्यादा, -1 से कम फ्रैक्शन सुपर ऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट वन, लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर एंड फॉर्म्स Li3n नाइट्रोजन के साथ। अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है और नाइट्रोजन N2 जो है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी रहती है 0 और इट विल ट्राई टू चेंज इनटू N3-, लेकिन 3- कन्वर्ट होने में देखो जितना जरूरत ऑक्सीजन को है ना, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन की, उतनी नाइट्रोजन की नहीं है। मतलब नाइट्रोजन चलो ठीक है N2 स्टेट में इनर्ट है, वो रिएक्शन में गया तो गया, नहीं तो नहीं जाता, वो उसका कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता N2 का, ओके। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है जो इस रिएक्शन को ड्राइव कर रहा है या रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। किसके फोर्स में ये रिएक्शन हो रही है? तो लिथियम के फोर्स में, ठीक है। लिथियम इतना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कि वो नाइट्रोजन को भी नहीं छोड़ता, बाय फोर्स इसको इलेक्ट्रॉन देता है। ऑक्सीजन को देता ही है लेकिन इसको भी देता है, ठीक है। तो ये लिथियम की बिहेवियर थोड़ा सा अलग है जिसको हम एनोमलस बिहेवियर में देखने वाले हैं। लेकिन देखो चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अभी आप 2-3 बार रिवीजन कर रहे हो तो चीज़ों को अभी याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। लिथियम को जरूरत है, ड्राइविंग फोर्स क्या है? लिथियम। तो प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना एलिमेंट्स की। रिएक्शन टूवर्ड्स मेटल, तो एकदम सिंपल है। अरे एक मिनट, हाँ, रिएक्शन टूवर्ड्स मेटल, तो जो भी मेटल वाटर में रिएक्ट होता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है, ओके। सेम वही हिसाब से यहाँ पे देखो, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हाइड्रोजन का रिडक्शन करेगा, ये O2 में कन्वर्ट कर देगा उसका, ठीक है। एकदम सिंपल सा पॉइंट है और सारे मेटल्स वही करते हैं, ये तो हमने क्लास 10 में भी शायद पढ़ा था। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन, मतलब H2 गैस की रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये प्लस में कन्वर्ट होना चाहता है तो ऑब्वियसली इसको माइनस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है।
केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें एस ग्रुप के, सो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन बहुत अच्छी खासी रहती है, सवाल ही नहीं। हैलोजन्स मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए, और ये एस ब्लॉक तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठे। सो अल्कली मेटल रिएक्ट्स विथ हैलोजन्स एंड टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ये इट ट्राइज टू मेक कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड ये नहीं बनाता, ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कोवैलेंट की तरह होती है। बाकी एलिमेंट्स सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लिथियम इज एक्सेप्शन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई रिड्यूसिंग नेचर, बाकी सारी चीजें। ओके, सो यहाँ पे अब वन बाय वन देखेंगे इस चीज को। ये हो गया, लिथियम थोड़ा सा अलग से बिहेव करता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज शायद आगे होंगी। ये देखो एनोमलस प्रॉपर्टीज है लिथियम की, तो ये तो हमें आगे देखनी है। नाउ स्मॉल साइज, ये लिथियम का रीजन है, ये एनोमलस बिहेवियर समझ लो। नेक्स्ट वन, रिड्यूसिंग नेचर। अब पहले तो इसको समझो, रिड्यूसिंग नेचर मतलब खुद का ये खुद क्या होता है, खुद होता है ऑक्सीडाइज, दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइज खुद का होना मतलब इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। सो सारे मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। The alkali metals are strong reducing agent. Lithium belongs to the most and sodium is the least powerful. Lithium strong, sodium least powerful. Next point was solutions in liquid ammonia NH3. ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, पहले सबसे पहले एक ही चीज समझ में आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ओके, एक चीज हो सकती है, ठीक है। और सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप क्लास 12 में पढ़ा था कि यहाँ पे NH3 जो होता है वो अच्छा लिगैंड की तरह काम करता है, लिगैंड जो लोन पेयर डोनेट करता है। ओके, तो अब इसको भी, ये भी लोन पेयर ले सकता है। द अल्कली मेटल डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन। अमोनिया के साथ डिजॉल्व होने के बाद डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है, विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। याद रखना, लिक्विड अमोनिया में मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द, मैं सारे नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और उनका कलर भी डीप ब्लू होता है अमोनिया में। जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में डीप ब्लू कलर या ब्लू कलर होता है। एंड कौन से मेटल्स, तो जहाँ पे डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो और एम्प्टी हो, एटलीस्ट प्रेजेंट हो। तो लिथियम कुछ डी ब्लॉक, ये लिथियम के पास डी ब्लॉक नहीं है, तो ये कुछ मतलब ऐसे डी ब्लू कलर वगैरह नहीं बनाएगा, राइट। तो ये क्या बनाता है, Li3n। पॉइंट समझ रहे हो इस चीज को, नाइट्रोजन के साथ ये कंपाउंड बनाता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना सकता क्योंकि डी ब्लॉक ऑर्बिटल, डी ब्लॉक उसके पास नहीं। ओके, तो ये एनोमलस बिहेवियर के पास जाने से पहले यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट है ऐसा जो नहीं समझ में आया, या कुछ अलग ऐसी चीजें, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, 2-4 स्लाइड हो गई। नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम के एनोमलस प्रॉपर्टीज, मतलब ये पूरे ग्रुप से अलग क्यों दिखाता है? तो फर्स्ट, स्मॉल साइज। सेकंड, हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। मतलब क्या है पोलराइजिंग पावर? मतलब हमने हम भी देखा था, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन रिएक्शन में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये उसको डाल देता है रिएक्शन में। ओके, रीजन क्या है? नाइट्रोजन, ये लिथियम स्मॉल साइज एंड बहुत बड़ा चार्ज, तो ये उसका रीजन, इसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, ठीक है, किसी भी चीज को रिड्यूस करने के लिए एक्सट्रीम पावर इसके पास। और रीजन क्या है उसका? चार्ज डेंसिटी उसका रीजन है। ओके, resulting in increasing covalent characteristic of compound which is responsible for their solubility in organic solvents। तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर एक चीज है, क्योंकि स्मॉल साइज, इससे ये दूसरों को पोलराइज करता है, मतलब दूसरे, ये अगर ये एटम किसी दूसरे एटम के कांटेक्ट में आए जो कि इनर्ट है, तो वहां पे भी पोलराइजेशन ये प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन लिथियम कर सकता है, राइट। और यही रीजन है कि ये डिजॉल्व भी होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये डिजॉल्व कर सकता है, ये डिजॉल्व होता है, और ये रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग दिखाता है। कंपेरेटिवली हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि छोटी साइज है। लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अब
इलेक्ट्रॉन बाहर जाने ही नहीं देता क्योंकि एटॉमिक साइज छोटी है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम है कंपैरेटिवली, मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी बाहर देता भी नहीं, दूसरों का खींचता भी रहता है, लेकिन कैरेक्टर तो एस ब्लॉक का है, रिएक्शन में जाना तो चाहता है लेकिन साइज की वजह से जा नहीं सकता। तो एक ऐसे समझो आप बहुत छोटा सा मैग्नेट है, ओके, छोटा सा मैग्नेट है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता या देना भी नहीं चाहता, लेकिन स्टेबल भी होना चाहता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम इसका है, लिथियम का है। तो इसके बीच में फंस गया विचार। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटर मेटेलिक बॉन्ड, इंटर मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है लिथियम लिथियम के बीच में, या लिथियम एंड बाकी के एलिमेंट्स के बीच में। ओके, तो ये हो गया इसके एनोमलस बिहेवियर्स एंड, एक मिनट, हाँ उसके ये इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, ये हो गए उसके रीजन 5, ये 5 रीजन तो हर बार रिपीट होते हैं, आपको मालूम ही। नेक्स्ट उसके इफेक्ट क्या है, लिथियम हार्ड है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटी है ना, तो सॉलिड बनता है तो कॉम्पैक्ट बनता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड क्रिस्टल के शेप पे डिपेंड रहता है, 2 पॉइंट रहते हैं। ठीक है, ये दोनों पे भी ये स्ट्रांग है। लिस्ट रिएक्टिविटी, क्योंकि एटॉमिक साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है लेकिन दे भी नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नीचे बैठे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को देने नहीं, जाने नहीं देते, एटॉमिक साइज छोटी होती है, ये रीजन है उसका। ठीक है, तो लिस्ट रिएक्टिविटी। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को अगर जरूरत नहीं भी है नाइट्रोजन N2, तो भी उसको रिएक्शन में डाल देता है। ओके, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग ही है। अनलाइक अदर मेटल्स, LiCl इज डेलिक्विसेंट, अच्छा ये वर्ड का मुझे मीनिंग देखना पड़ेगा। एंड एग्जिट एज LiCl डॉट 2H2, तो आई थिंक इट इज 2H2O होगा। तो ये इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं। इसको मैं देखता हूँ एक बार, H2O होगा यहाँ पे, सिर्फ H2 के साथ तो होता नहीं है, सवाल ही नहीं आता, H2 तो नॉन पोलर है, तो यहाँ पे क्या करेगा ये H2। ओके, Li प्लस आयन पोलराइजेस वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो मतलब छोटा सा भी है और ज़्यादा चार्ज भी है, तो ये पोलराइज तो करेगा ही करेगा। बाकी के एलिमेंट्स, न्यूट्रल एलिमेंट को भी पोलराइज करता है, तो ये तो वाटर है, खुद पोलराइज। देन water molecules readily than other alkali metals, hence lithium salt attract the water molecules, मतलब lithium salt के surface पे water molecules होते ही है, जो हमने हाइड्रेशन में देखा ही। lithium does not form ethylene ethylidene on reacting with इथाइन, तो इथेन के साथ कोई ये रिएक्शन वगैरह नहीं दिखाता, इथिलिडीन वगैरह रिएक्शंस नहीं बनाते। वो कैसे होते, क्या होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, नेक्स्ट इसमें आएगा वो। नेक्स्ट हीटिंग, हीटिंग लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेशन का अगर आप हीटिंग कर दो तो क्या बनता है बेसिकली, इन द प्रोडक्शन ऑफ लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड बनता है एंड बाकी NO2 ग्रुप एंड O2 ग्रुप। अच्छा, ये रिएक्शन क्या होगी, कैसे होगी, इसके भी रूल्स है हमारे पास। जब हीटिंग होगी, याद रखना इस चीज़ को, जब भी हीटिंग होगी तो फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है, जैसे कि O2 स्टेबल होता है। नेचर में स्टेबल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से है, वाटर है, CO2 है, O2 है, N2 है, जो हमें दिखाई देते वो, जो हमें दिखाई देते वो। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, सिंपल से पॉइंट्स। ओके, सो N2 H2 CO2 O2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये O2 के, ओके, मतलब स्टेबल गैस बाहर निकलता है हीटिंग में, याद रखना इस चीज़ को। एंड और एक चीज़ होती है कि हीटिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस में रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हीटिंग नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल रिजल्ट्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। तो यहाँ पे NaNO2 की भी हीटिंग होगी तो अगेन फिर से देखो स्टेबल गैस बाहर निकलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द अल्कली मेटल क्लोराइड फॉर्म्स इज डाइहाइड्रेट सॉल्ट। डाइहाइड्रेट सॉल्ट किसके इजीली बनेंगी, तो ऑब्वियसली लिथियम के बनेंगी। तो आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा MCQ पे समझ में आएगा ना आपको कि कहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जानबूझ के लिथियम पे आते हैं। ओके, सो उसके बाद एक मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं और उसका थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हालांकि क्लास 11th में याद रखना, कंसेप्ट को क्लियर करना है हमें, कंसेप्ट को। ठीक है,
और रिएक्शंस एंड उसके प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, ये क्लास 12 का पार्ट है। ओके, चलो तो यहाँ पे बात करते हैं। अमोनिया H2O वाटर के साथ रिएक्ट होगा एंड इन प्रेजेंस ऑफ CO2, कैल्शियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, उसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है। ठीक है, 3 स्टेजेस में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, 3 फेजेस है उसके जिसमें ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है, चलो फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। वॉशिंग सोडा, ये उसका केमिकल फॉर्मूला, और उसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ओके, इसको हीट करोगे तो हर बार ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो पहले हीटिंग में ये डिकम्पोजिशन होने से पहले ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे भी आप वही चीज़ देख रहे हो, ये रिएक्शन में वही है, पहले वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, 9 मॉलिक्यूल्स चले गए, एक बाकी बचा, थोड़ा सा और ज़्यादा हीट करने के बाद ये भी चला गया, उसके बाद आप हीट करोगे इस मॉलिक्यूल को तो ये डिकम्पोजिशन में जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हर बार, ना सिर्फ इसके जिसके सरफेस पे ये वाटर मॉलिक्यूल होते हैं यही रिएक्शन दिखाता है। नेक्स्ट, अब ये जो है ना, ये पूरे प्रिपरेशन रिएक्शन है उसके, मैक्सिमम ये जो यहाँ तक है ये पूरे प्रिपरेशन रिएक्शन। ठीक है, वाट ये अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इसको एंड CO2 इसको मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन दिखाता है। वाट ये अमोनिया को वाटर में डाल देंगे ना तो भी ये NH4OH ही बनाता है। ठीक है, NH4OH इसी फॉर्म में अमोनिया को स्टोर भी किया जाता है और ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। देन CO2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट, और CO2 उसमें से पास किया जाता है, इसलिए मैंने कहा था ये एक ही स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग है ही नहीं, वाटर प्रेजेंट है, CO2 पास कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, एंड देन अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज, अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद सॉल्ट NaCl, तो यहाँ पे NH4Cl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे अलग हो गया, ये सेकेंड स्टेज। एंड देन ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये बाद में थोड़ा सा डिकम्पोज कर देते हैं इसको, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है, इसको हीट करना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो ये CO2 स्टेबल गैसेस बाहर निकलते हैं एंड Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है। सो बेसिकली ये 3 स्टेज प्रोसेस है सोडियम कार्बोनेट को प्रिपरेट करना या बनाना। ओके, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड एंड ये थर्ड स्टेज। नेक्स्ट, अगर इसके बारे में बात करें NH4Cl का क्या करते हैं, तो NH4Cl विद रिएक्ट्स विद CaOH, मतलब बेस के साथ रिएक्ट करके ऑब्वियसली एक सॉल्ट का प्रिपरेशन, ये अमोनिया अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एंड वाटर का ये बनते हैं, वाटर फॉर्म होता है लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट में। तो ये है कुछ सोडियम कार्बोनेट्स के बारे में रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट, इसका यूजेस क्या क्या है। अब देखो नीट में तो चांसेस कम है, लेकिन चलो ठीक है। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ करता है, या लॉन्ड्री में यूज़ होते हैं क्लीनिंग पर्पज के लिए। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में यूज़ होते हैं, सोप्स, बोरैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉस्टिक सोडा यहाँ पे। पेपर पेंट्स में भी यूज़ होते हैं। ओके, देन लेबोरेटरी एजेंट भी है। तो ये कुछ कॉमन उसके यूजेस है। नेक्स्ट वन, कॉस्टिक सोडा, विच इज़ नथिंग बट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं उसको। तो ये सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से भी हम बना सकते हैं उसको। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको, इट विल फॉर्म सोडियम एमैल्गम इन प्रेजेंस ऑफ Hg, तो ये जो बनाता है ना उसको एमैल्गम कहते हैं। ठीक है, NaHg जो बनाता है उसको हम सोडियम एमैल्गम कहते हैं। एंड क्लोरीन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये जो हुआ, ये कैसे हुआ है, यहाँ पे मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास की। ठीक है, तो Na+ फॉर्म में होता है, Cl- फॉर्म में होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। द एमैल्गम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो एमैल्गम ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ।
ओके, सो ये यूजेस हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, ये जो सोडियम एमालगम बनता है ना, हाँ रिकॉर्डिंग में चालू है। तो ये जो सोडियम एमालगम बनता है इसको सिर्फ वाटर में डिजोल्व करते हैं, और जैसे ये वाटर में डिजोल्व होता है इट विल फॉर्म NaOH। ठीक है, ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर ये क्यों प्रोसेस किया जाता है। हम डायरेक्टली सोडियम को भी वाटर में डाल दें प्लस H2O तो भी हमें NaOH मिलता है, प्लस H2 गैस बाहर निकलता है, लेकिन ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये मिनिस एक्सप्लोजन की तरह काम करता है। प्राइमरी एक्सप्लोजन होता है सोडियम मेटल को वाटर में डाल देना। तो ये बहुत मुश्किल है या डिफिकल्ट है, ठीक है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना। तो इस वजह से किया जाता है, ठीक है। सोडियम एमालगम बनाते हैं एंड देन इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो ये एक प्रॉपर मेथड है और मैंने आपको बता दिया कि क्यों वैसे इस फॉर्म में क्यों करना पड़ता है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में या पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों में फर्स्ट। सेकंड, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग में या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ बोर ऑक्साइड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे। ये जो सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं ना, ये व्हाइटनिंग एजेंट बहुत अच्छे होते हैं। ये जो दोनों भी हमने देखा ना, दोनों भी सोडा, ये व्हाइटनिंग एजेंट अच्छे थे, इसलिए ये फैब्रिक्स या इस केस में ज़्यादा यूज़ होते हैं। सिल्क पेपर में शाइन देने के लिए, ठीक है, व्हाइटनिंग एजेंट अच्छे होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ ये लिथियम के बारे में हुआ, देन सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कौन कौन से है इसके। तो टिपिकल एग्जांपल है इसका, इन ब्लड प्लाज्मा सोडियम इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 143 मिलीमोल्स पर लीटर। तो ब्लड प्लाज्मा में इतना सोडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेयर एज द पोटेशियम लेवल इज ओनली 5 मिलीमोल पर लीटर विद इन द रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स में 143 Na आणि पोटेशियम 5, ठीक है। दिस कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस टू 10 मिलीमोल्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है 10 मिलीमोल्स एंड इसका हो जाता है 105 मिलीमोल्स। लेकिन कब, जब कोई सेंसेशन आता है तब। तो यहाँ पे कुछ डिटेल है क्या उसके, नहीं दी है। तो बेसिकली देखो होता क्या है, फर्स्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो हमें कोई भी एक सेंसेशन मिलता है ना, तो एक जब वो इम्पल्स होता है, इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल अनबैलेंसिंग होती है, ठीक है। तो सेल वॉल के बाहर पहले से ही एक डिफ्रेंसिएशन है। तो यहाँ पे आप सोडियम या इसके पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो आराम से कि एक जगह पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक जगह पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, फिर वो थर्मल रीजन हो या मैकेनिकल रीजन हो, किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन अगर डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब इन द सेंस ये सोडियम या पोटेशियम अंदर या बाहर चले जाए और कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए, तो यहाँ पे एक इम्पल्स डेवलप होता है चार्ज सेपरेशन की वजह से, इम्पल्स। और ये इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक फ्लो होता है, मतलब ब्रेन तक, और हमें सेंसेशन होता है कि यहाँ पे कुछ गर्म है या यहाँ पे हमें लग गया है, ये जो भी होता है वो ये इम्पल्स यहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने का काम तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एटीपी का एडीपी में कन्वर्ट, ये बायोकेमिकल बहुत सारे रिएक्शंस है जो जो अंदर के पोटेशियम को बाहर भेज देते हैं या बाहर के सोडियम को ट्रीट करते हैं। ये सारी चीज़ें तो बाहर की बाकी की चीज़ें रहे, ठीक है। तो लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट। सेकेंड चीज़, ये भी कहा जाता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज है यही रीज़न है कि मसल जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, उसका भी रीज़न यही है, ओके। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सोडियम एंड पोटेशियम का। अगर आपको याद होगा तो नमक एंड बीपी के पेशेंट को कहा जाता है कि नमक आप कम खाओ, ज़्यादा नमक मत खाओ, ओके। तो इंटरलिंक करते हैं चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन देख लेंगे। द फॉलोइंग मेटल आयन activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium is responsible for transmission of nerve signal। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ये सारी चीजें करते हैं सोडियम के साथ साथ।
तो ऑब्वियसली आयरन वगैरह नहीं है, ये पोटेशियम आंसर है इसका। ठीक है, जब मैंने अभी आपको बोला वही चीज़ है। ओके, सो क्वेश्चन को भी देख लो। और मुझे मालूम नहीं ये आपको बायो में पढ़ाया जाता है कि नहीं जाता, ये कोई मुझे बताएगा ये जो नर्व्स सिग्नल कैसे ये होते हैं, ट्रांसफर होते सर हैं, बताते हैं सर। बताते हैं ना? हाँ ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है ये ग्रुप सेकंड है, यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट खत्म, ये ग्रुप सेकंड का पार्ट है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा मांगे का स्कूटर 12, उसी हिसाब से एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एटॉमिक मास ऑब्वियसली इंक्रीज होते ही जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है, 2s, 3s, 4s, 5s एंड सो ऑन। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली देखा जाए सेम चीज़ें अब रिपीट होगी। देखो एस ब्लॉक में सिर्फ एनोमलस बिहेवियर होता है, एक्सेप्शन नहीं होता। एक्सेप्शन पी ब्लॉक से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन ये बाहर देता नहीं है जल्दी, लेकिन बाद में जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होता है, इट्स बिकॉज ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो ये पी ब्लॉक में भी हम सॉरी डी ब्लॉक में भी हमने देखा था कि ग्राफ ऐसे नीचे जाता है लेकिन सडनली इंक्रीज होता है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट है एंड ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो सेम है, मतलब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, तो चीजें सेम है। नेक्स्ट हाइड्रेशन एनर्जी कंसेप्ट हमने देख लिया था, हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वाटर मॉलिक्यूल एडसॉर्ब ऑन द सरफेस। तो ये किस पे डिपेंड होता है, तो साइज पे डिपेंड होता है। यहाँ पे चार्ज देखो सबका चार्ज सेम रहेगा +2। ठीक है, लेकिन साइज अलग अलग है, यहाँ पे कम साइज, यहाँ पे बड़ी साइज, और कम साइज में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर रही है। मेटालिक रेडियस ये एटॉमिक साइज की तरह है, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई एक्सेप्शन नहीं। आयनिक रेडियस स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई एक्सेप्शन नहीं, सेम। रेडियस बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, मेटालिक आयनिक जो भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, देज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम उसको 100% गेस नहीं कर सकते। किसी भी ब्लॉक में हो, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एक ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम उसको सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, बाकी स्टडी नहीं किया जा सकता। एंड और एक चीज है, ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है ये क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे ज्यादा डिपेंड रहता है। ओके, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे, तो हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हाँ देखो, जनरली आपको अगर देखना है तो पहले बहुत ज्यादा है, देन कम हो गया, देन इंक्रीज डिक्रीज, ये ऊपर नीचे चालू है इसका। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का भी लगभग सेम। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बात करें फिर से, डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड है, तो ऑब्वियसली क्रिस्टल के टाइप पे, जो क्रिस्टल बनाता है उसके टाइप पे। अब क्रिस्टल क्या बनाएगा नहीं बोल सकते। ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स तो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल, फॉर एग्जांपल कार्बन अलग अलग, ग्राफाइट भी बनाता है, डायमंड भी बनाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनको हम ज्यादा गेस नहीं कर सकते, ये तो लॉजिकल चीज है। हाँ, एक एक ब्रॉडली हम याद रख सकते हैं उस चीज को कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस, ये जनरल ट्रेंड हमें दिखाई देता है डेंसिटी के बारे में। ठीक है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे। ओके, तो सिर्फ एक इजी जाए आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, जनरली डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो डिक्रीज हो गई लेकिन बाद में इंक्रीज 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 होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो डेंसिटी इंक्रीजेस। स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल का दूसरा मीनिंग है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जितनी ज्यादा निगेटिव में वैल्यू होती है मेटेलिक, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। एंड हमें मालूम है मेटल्स टॉप टू बॉटम स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटल्स, टॉप टू बॉटम मेटेलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ओके, तो यहाँ पे आप सेम चीजें देख सकते हो, मेटेलिक पोटेंशियल जो है ये वीक मेटल है और ये स्ट्रॉन्ग मेटल है। हालांकि सारे मेटल्स हैं लेकिन वीक स्ट्रॉन्ग में हम बात करें तो नीचे स्ट्रॉन्ग मेटल। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं ना, वही है ये, these are standard reduction potential values. Okay, and next point was occurrence in lithosphere, मतलब एयर में कितना होगा occurrence इसका, तो ये बहुत कम या ज़्यादा occurrence होता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है।
ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरऑल ब्रॉड उसका एक आइडिया। हाँ, वैल्यूज याद नहीं रखने, ट्रेंड याद रखना है। आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, ये लॉजिकली याद रखना है, वैल्यूज याद रखने भी नहीं है आपको, पूछते भी नहीं है, ट्रेंड पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, मतलब सेकेंड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप। ओके, तो दे आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स, तो फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से सेकेंड ग्रुप हार्ड है। रीजन, +2 चार्ज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऑब्वियस हार्डनेस तो आएगी आएगी, लॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ओके, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं, मतलब सिंपल सा चीज है। हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। ठीक है, हाँ, साइज के बारे में भी बात करें कंपैरेटिवली, तो देखो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप में भी ये अलाउड होता है। फर्स्ट ग्रुप बड़ा होता है, सेकंड ग्रुप छोटा आता है कंपैरेटिवली, एक ही सीरीज में बात करें तो। ठीक है, तो एटॉमिक साइज छोटा होता है। मास डेंसिटी के बारे में बात करें तो थोड़ा सोचो, मास इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कोई बताएगा? सेकंड ग्रुप की चार्ज डेंसिटी फर्स्ट ग्रुप की चार्ज डेंसिटी के कंपैरिजन में कम होगी कि ज्यादा होगी, कोई बताएगा? कम होगी। कम। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो सेकंड में चार्ज तो +2, वॉल्यूम और कम, मतलब डेंसिटी बढ़ेगी, सेकंड की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज ज्यादा है ना, डेंसिटी बढ़ी, मास वॉल्यूम कम है ना, फिर भी डेंसिटी बढ़ी। डेंसिटी बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा चार्ज एंड कम वॉल्यूम, तो यहाँ तो दोनों भी है, राइट? तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट, एंड चार्ज डेंसिटी ज्यादा मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, डिसोल्यूशन ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इलेक्ट्रो, ठीक है। तो ये पूरा चीजें हो गई इस बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। याद रखना इस चीज को, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हालांकि चार्ज डेंसिटी पे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में चार्ज डेंसिटी ये वर्ड मुझे तो रीडिंग में नहीं मिला, यही नहीं मिलेगा कहाँ से। तो एक शायद एक दो सेंटेंस में हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन चार्ज डेंसिटी डालनी चाहिए थी, कंसेप्ट अच्छी है और एप्लीकेबल होती है यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। डाउन द ग्रुप मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स सब जगह पे इंक्रीज होती है, यहाँ पे भी होती है, तो नई बात नहीं है। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ऑल द मेटल इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। हाँ, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो क्या होता है ना, फ्लेम कलोरोमीटर भी कहते हैं इस कंसेप्ट को, फ्लेम कलोरोमीटर। फ्लेम आपने देखी है, मोमबत्ती की फ्लेम ले लो, कोई भी फ्लेम, गैस की फ्लेम ले लो, कोई भी फ्लेम। ओके, मोमबत्ती की यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है और उसको खुद को एक कलर रहता है, येलो कलर। ठीक है, कैंडल फ्लेम को। गैस की फ्लेम को इमेजिन करो, ब्लू कलर रहता है जिसमें 100% बर्निंग होता है, ऐसे समझ लो। अगर यहाँ पे हम अलग अलग एलिमेंट्स पास कर दे, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बाकी के एलिमेंट्स अगर पास कर दे तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे कलर हमें दिखाई देता है। इवन इस कलर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड याद रखना इस चीज को, आज के डेट में भी जब भी यूरिन एनालिसिस होता है, लैब में यूरिन एनालिसिस, तो यूरिन सैंपल इस फ्लेम के थ्रू पास करते हैं एंड डिटेक्टोमीटर यहाँ पे एक रेडिएशन पास करता है, यहाँ पे डिटेक्टर रहता है। ओके, यही टेक्निक आज भी यूज होती है, फ्लेम स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं उसको। फ्लेम में यहाँ पे इस सैंपल में जितना ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा और पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है आज के डेट में, और बहुत एक्यूरेट किया जा सकता है। तो बॉडी फ्लूइड्स को भी सैंपल करने में या एनालिसिस करने में आज के डेट में ये यूज होता है। ओके, तो ये मतलब इसको हल्के में मत लेना, इस चीज को एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूरा एक मेथड है इस पे। जैसे आप बाकी के तो एमआरआई वगैरह बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हो गए, जो इनिशियल स्टार्टिंग हुई थी ना ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये यहाँ से हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लो बस। नेक्स्ट, द अल्कलाइन अर्थ मेटल पोजेसेस हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
क्यों ना होगी, क्योंकि दो दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है, तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो कंडक्टिविटी तो ज्यादा होगी ही होगी। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड ग्रुप एज कंपेयर टू फर्स्ट। कुछ जगह पे कंपैरिजन किया है, कुछ जगह पे एज इट इज रखा है। कोई डाउट होगा किसी को भी तो पूछ लो, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट? चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 2018 में आ गया था, तो क्वेश्चन का लेवल देखो अभी। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एलिमेंट एक्स टू फॉर्म वन एनाइक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्स इज। तो यहां से ही आपको पता चलता है ना कि एक्स एलिमेंट कौन सा है। कोई बताएगा एक्स एलिमेंट का नाम? द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड इज, एक्स एलिमेंट का नाम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 रहती है, मैग्नीशियम की 2 रहती है। तो यहाँ पे देखो 2 and 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये फॉर्मूला आता है। तो ऐसे कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ अब मैं ये एक चीज़ मैं पहले ही बता दूंगा। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, क्लास 11 के लिए है ये, तो जानबूझ के सिंपल क्वेश्चंस पकड़ के मैं यहाँ पे लगाता हूँ। सिंपल क्वेश्चंस क्लास 12 में जो क्वेश्चंस लगाता हूँ ये इंपॉर्टेंट या थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चन लगाता हूँ। 11th में कैसे लगा सकता, नहीं लगा सकता क्योंकि कंसेप्ट नहीं होती। तो जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो सिंपल रहते हैं, जो भी आ गए हुए वो। लेकिन क्वेश्चन का एक टेंडेंसी भी आप थोड़ा सा देखो कौन सी है क्या है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज क्लास 2 की वही चीजें देखेंगे हम ग्रुप 2 की। केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं होगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चाहिए। बेरिलियम मैग्नीशियम आर काइंडली इनर्ट टू ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड। तो उनके सरफेस पे ऑक्साइड बनता है और उसके बाद ये रिएक्शन फर्दर नहीं हो सकती, ये उसका रीजन है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज ड्यूरिंग द ग्रुप। तो रिएक्टिव तो सारे ही होते हैं, नीचे वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले कम रिएक्टिव होते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, तो हर बार वाटर के साथ रिएक्शन होगी और हमें मालूम है मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस बाहर दे देगा। ठीक है, इवन कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन परफॉर्म होती है, तो हाईली रिएक्टिव है ही ना, तो सवाल ही नहीं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ये भी है, मतलब होगा ही होगा, सवाल ही नहीं, उस चीज के बारे में भी कोई ये भी नहीं है। ठीक है, सो और क्या बनेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है, तो यहाँ पे भी कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। थर्मल अच्छा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक ही चीज याद रखना, थर्मल डिकम्पोजिशन में स्टेबल कंपाउंड्स बाहर निकालते, फॉर एग्जांपल अमोनिया स्टेबल ग्रुप है ना, स्टेबल मॉलिक्यूल है, बाहर निकलते हैं, बचा क्या BeF2 प्लस HF। ठीक है, तो स्टेबल कंपाउंड बाहर निकलते हैं। ये इसके तो रूल होंगे, इसके तो प्रॉपर रूल दूंगा मैं आपको। ओके, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन फिर से वही बात जो पहले कंपाउंड के साथ आई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0, ये तो होगा प्लस में कन्वर्ट, +2 में इसको करना होगा -1 में कन्वर्ट, उसी के बेसिस पे रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम चीज है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा इस रिएक्शन को थोड़ा सा गौर से देखो। मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे +2 -1, हाइड्रोजन -4, लिथियम एल्यूमिनियम +3, लिथियम +1। तो आप इसको समझ रहे हो, ये -4 में है, हाइड्रोजन -4 में, तो ये ज्यादा मतलब ये नहीं है, मतलब क्या कहेंगे हम इसको, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है एक। एंड सेकेंड सी चीज यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। क्यों? आयनिक कंपाउंड के लिए एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल चाहिए। ये तो यहाँ पे मेटल्स पड़े हुए हैं, क्या ये नॉन मेटल है? नहीं। ओके, ये रीजन है कि यहाँ पे ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। प्रोडक्ट में हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, हमेशा याद रखना स्टेबल प्रोडक्ट। और स्टेबल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ये एक तो स्टेबल प्रोडक्ट होता है जो नेचर में हमें स्टेबल प्रोडक्ट, जो नेचर से हमें पता चलते हैं कि वाटर है ये। ठीक है, O2 CO2 अमोनिया N2, ये स्टेबल प्रोडक्ट या तो ये बनने चाहिए, नहीं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है,
कंपाउंड ही कौन से टाइप के होते हैं? एक तो आयनिक कंपाउंड होता है, एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड। तो स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब एक ही है, मतलब दो होते हैं स्टेबल कंपाउंड का प्रोडक्ट दो, एक स्टेबल गैसेस वाटर N2CO2 एक्सेट्रा, नहीं तो आयनिक कंपाउंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लेना इस चीज को, ठीक है। कोई भी रिएक्शन लो, उसका प्रोडक्ट आइदर आपको स्टेबल गैसेस मिलेंगे, और अगर सॉलिड में मिलता है तो आयनिक कंपाउंड मिलेगा इनऑर्गेनिक में, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है? क्योंकि देखो आगे के जो रूल्स है, मुझे जितना याद है दर्शना को मैंने पढ़ा दिया था, कौशल को नहीं पढ़ाया। जितना मुझे याद है इनऑर्गेनिक मैंने कौशल को नहीं पढ़ाया। एम आई राइट कौशल? हाँ सर। ओके। तो आप जो आगे वाले रूल्स है उसको आप बिल्कुल जानते नहीं होंगे, और इसलिए थोड़ा सा मैं जो कह रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करते जाओ आगे आगे। एंड दर्शना को ये सारे रूल्स ऑलरेडी मालूम है। ओके, सो अल्कलाइन अर्थ मेटल बम्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म, बम इन ऑक्सीजन मतलब वो बॉयल जैसे होते हैं ना, बम्पिंग के साथ बॉयल होता है, उस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज ऑक्साइड्स आर वेरी स्टेबल टू हीट। ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, स्टेबल रहते हैं ऑक्साइड्स। नेक्स्ट BeO, एम्फोटेरिक इन नेचर। ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, वाइल ऑक्साइड्स ऑफ अदर मिनरल्स आर आयनिक। तो ये एम्फोटेरिक है, बाकी के आयनिक रहते हैं। अगेन हर बार एक्सेप्शन आ रहा है Be का, बेरिलियम का। दे आर बेसिक इन नेचर, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म स्पैरिंगली सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। तो ये एम्फोटेरिक पहला, सेकेंड बेसिक नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली अर्थ मेटल आर लेस स्टेबल एंड लेस बेसिक। हाइड्रोक्साइड्स मतलब OH कंपाउंड्स लेस स्टेबल है एंड लेस बेसिक है, ओके। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, दे आर एम्फोटेरिक। तो ये बेरिलियम ऑक्साइड को तो ये तो एम्फोटेरिक, ये एनोमिलस बिहेवियर तो दिखाएगा ही दिखाएगा, तो ये तो सवाल ही नहीं आता उस चीज का। नेक्स्ट, रिएक्शन के बारे में बात करें, सिंपल सी रिएक्शन, मेटल HX के साथ रिएक्ट करोगे तो सिंपल सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देगा, ओके। ऑक्साइड भी रहेगा तो भी सेम चीज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी इसकी प्लस है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसके साथ जाना ज्यादा ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, इस यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। सेकेंड, ये तो मैंने फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल यहाँ पे अप्लाई करो। स्टेबल रूल में सेकंड कंपाउंड मैंने क्या बताया था? आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड है। क्या पहले ये आयनिक कंपाउंड था? HX कैन इट बी आयनिक कंपाउंड? तो नहीं। HX आयनिक, HF आयनिक कंपाउंड थोड़ी ना है। HCl आयनिक कंपाउंड है क्या? नहीं ना, कोवैलेंट कंपाउंड है। लेकिन मेटल के साथ F2 CaF2 आयनिक कंपाउंड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आयनिक कंपाउंड ये भी एक स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है। तो आप प्रोडक्ट को कैसे गेस करोगे? स्टेबिलिटी के हिसाब से। स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोडक्ट को देख के, ठीक है, प्रोडक्ट को देख के, या फिर आपको यहाँ पे क्लिक होना चाहिए ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड अगर प्रोडक्ट में बनता है तो ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट BeCl2 MgCl2 अदर क्लोराइड्स, ये मेटल इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू कलर टू फ्लेम। तो फ्लेम को कुछ कलर्स देते हैं जो फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसके बेस पे। नेक्स्ट, BeCl2 ये अलग ही देखा था। देखो ये इसको क्या कहेंगे हम, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड की तरफ दिखाते या स्ट्रक्चर बनाते, ओके। नेक्स्ट वन, सल्फेट्स। So sulfates of alkali metal, earth metal are white solids, quite stable. Then ये जो सल्फेट्स होते हैं ये रेडिली डिजोल्व होते हैं, ओके। लेकिन बाकी की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, मतलब पहले तो सोल्यूबल होंगे होंगे, बाद में सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ओके। क्वेश्चन देखो कैसे आया था। HCl was passed through a solution of CaCl2 and MgCl2 and NaCl। तो यहाँ पे CaCl2 MgCl2 and NaCl, which of the following compound crystallizes, कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा, ऐसे उन्होंने पूछा गया था, ओके। कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा, और ये कहाँ पे HCl पास किया है, ओके।
तो अब देखो आपको क्लियरली सोल्यूबिलिटी पूछी गई थी, क्या करना पड़ेगा, पहले तो कंपोनेंट्स को उसके पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप लिस्ट करो। सोडियम यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम आता है, उसके नीचे कैल्शियम आता है। ओके, अब यहाँ पे बनेंगे तो प्रोडक्ट सारे, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके पास अगर Cl- पास करोगे होगा क्या, देखो सॉल्यूशन में CaCl2 है, MgCl2 है, NaCl है, सारे डिजॉल्व है, एक को वापस जाना पड़ेगा। किसके बेसिस पे फाइंड आउट करोगे, किसको वापस जाना पड़ेगा, कोई बताएगा कि कोई कुछ क्लिक हो रहा है कि इसमें से, देखो सॉल्यूशन तो आपके सामने बी आंसर है कि NaCl होगा, लेकिन क्यों सोडियम ही होगा, रीजन बता पाएगा कोई, किसी को क्लिक हो रहा है? सर आयन है क्योंकि वो। ओके, सो आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से तो सोल्यूबिलिटी, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी अचीव होती है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन सोडियम ही क्यों, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्यों नहीं वापस जाते अपने स्टेज में? नहीं, ओके, उसका फिर से घुमा फिरा के रीजन आता है चार्ज डेंसिटी पे। कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा वाटर में, कौन सा चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वाटर में? अगर मैं आपको ऐसे पूछूं तो सोडियम पे +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे 2 चार्ज, साइज लगभग सेम है कि नहीं दोनों की, तो चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। कैल्शियम 2+ चार्ज है, ओके, एटॉमिक साइज थोड़ी सी बढ़ गई लेकिन चार्ज ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी रीजन रहता है। ओके, सोडियम की चार्ज डेंसिटी कंपैरेटिवली तीनों के हिसाब से कम हो जाती है, वीक होती है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। ओके, चार्ज नहीं है, तो ये फैक्टर्स है, और ये फैक्टर जानबूझ के उन्होंने नहीं डाला, तो बहुत यही फैक्टर पे ये क्वेश्चन ऐसे मुश्किल क्वेश्चन डालते हैं। ओके, चलो ये क्वेश्चन मुश्किल है। नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इन वाटर इज नोन एज, मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं इसको। ये तो लॉजिकल क्वेश्चन था, या जिनको नहीं मालूम, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दो तो CaOH बनता है, जो कि इसको हम मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो, enzymes that utilizes ATP in phosphate transfer require an alkali earth metal as the cofactor. M is कौन सा कोफैक्टर यहाँ पे यूज किया जाता है, तो शायद आपको मालूम होगा, मैग्नीशियम यूज करते हैं। ये तो बायो का क्वेश्चन लगता है मुझे, यहाँ पे खत्म। ये बायो में है ना ये वाला, यस और नो? हाँ सर। है ना, चलो ठीक है। ओके, तो ये पूरे चीजें हो गए एस ब्लॉक के बारे में। कोई डाउट पूरे एस ब्लॉक में किसी को? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर फक्त ते चार्ज डेन्सिटीचे क्वेश्चन आले ना, थोडं कन्फ्यूज होतो. हा तर एक पहिला पॉईंट आहे ना, एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला चार्ज डेन्सिटी सिलेबसमध्ये नाही आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं त्याच्यामध्ये जास्त कमेंट नसणार आहेत पुस्तकामध्ये. डेन्सिटी म्हणजे काय, चार्ज डेन्सिटीमध्ये चार्ज अपॉन व्हॉल्यूम, ठीक आहे. आणि आपण मॅथमॅटिकली काय म्हणतो, डेन्सिटी कधी वाढेल, जेव्हा चार्ज वाढेल, ओके, किंवा जर चार्ज फिक्स आहे तर डेन्सिटी कधी वाढेल जेव्हा व्हॉल्यूम कमी होईल. हे तर पटतं ना तुम्हाला, म्हणजे हे तर इक्वेशनवरनं इझिली समजून येतं आहे की नाही. आता तुम्हाला फक्त एवढंच लॉजिकली शोधायचा प्रयत्न करायचा आहे की चार्ज डेन्सिटी कुठे वाढेल कुठं कमी होईल. बरं, आता तुम्हाला ठीक आहे, हा इक्वेशन
हे तर मी पण मान्य करतो की हा जो क्वेश्चन होता हा थोडासा टफ होता. तर कोणता हा क्वेश्चन टफ होता. ओके, NaClच्या बाबतीमधला, जो की चार्ज डेन्सिटीच्या बेसवर क्वेश्चन आहे. नाही तर बिना चार्ज डेन्सिटी ही कोणी सॉल्व्हच नाही करू शकत, किंवा कोणतं दुसरं लॉजिक नाही. नाहीतर मग तुम्हाला एक्सेप्शन माहिती पाहिजे, पाठ पाहिजे. मग ते इनऑर्गॅनिक मध्ये पोरं पुन्हा बोंबलतात की एक्सेप्शन खूप जास्त आहे. याचं रिझनच आहे की इनऑर्गॅनिकचं सिलेबसच थोडासा माझ्या मते तरी थोडा अर्धवट टाकलेला आहे. चार्ज डेन्सिटी वगैरे पॉईंट टाकायला पाहिजे होते बेसिक. पण मुद्दा समजा हा क्वेश्चन तर अवघड आहे, हा हे मी पण मान्य करतो. पण जोपर्यंत बाकीचे क्वेश्चन्स येतात ना, कोणत्या क्वेश्चनला तुम्ही गुंतले होते बरं, कधी तो क्वेश्चन हा होता इथं, तो क्वेश्चन पण ओके. तर बेसिकली फक्त चार्ज डेन्सिटीला समजून घ्या, बाकी काहीच नाही. डेन्सिटी हा सेकंड ग्रुप आणि फर्स्ट ग्रुप विषय होता ना. फर्स्ट ग्रुपमध्ये +1 चार्ज असतो, सेकंड ग्रुपमध्ये +2 चार्ज असतो. तर मी डेन्सिटी जर विचारली, एका सिरीजमध्ये मासमध्ये व्हॉल्यूममध्ये जास्त चेंज होत नाही, पण चार्जमध्ये होतो ना. सेकंड ग्रुपमध्ये चार्ज वाढला, डेन्सिटी वाढणार. सिंपलचं लॉजिक आहे, बाकी काही हे नाहीये. गोष्टी सिंपल ठेवा, लक्षात राहतात. आणि एक तर तुम्ही मान्य करता की नाही की इनऑर्गॅनिक मध्ये एक्सेप्शनला तुम्ही पाठ करू शकत नाही, त्याला तुम्ही समजून घेऊ शकता. ओके, पण पाठ नाही करू शकत, हे तर तुम्हाला मान्य आहे. ठीक आहे, नाहीतर एक्सेप्शन पाठ करायला गेलं तर इनऑर्गॅनिक खूप मोठे. मग तर मला ते हे आठवतं, ते